गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए थर्ड ईयर की इकोनॉमिक्स की क्लास में रिकॉर्डों के तुलनात्मक लागत सिद्धांत को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ाएंगे। पिछली क्लास में ये 2x2 के मॉडल को बनाया था और इसके अंतर्गत आज उसी को कंटिन्यू रखा है और आपको ये बताया है कि पुर्तगाल जो है कपड़ा और शराब में दोनों में ही इंग्लैंड की तुलना में उसकी लागत कम आ रही है। देखिए, पुर्तगाल को एक कपड़े की इकाई बनाने में 90 घंटे लगते हैं, जबकि इंग्लैंड को एक कपड़े की इकाई बनाने में 100 घंटे लगते हैं। इसके अलावा पुर्तगाल को एक कप शराब की इकाई बनाने में 80 घंटे लगते हैं, जबकि इंग्लैंड को है उसको लगते हैं 120 घंटे। अगर यहाँ पर बात करें तो देखेंगे तो हम पुर्तगाल दोनों ही वस्तुओं में जो है कम घंटे लगा रहा है इंग्लैंड की अपेक्षा। लेकिन अगर अपन इसकी अलग अलग वस्तुओं के रूप में चर्चा करते हैं तो शराब में देखो उसे ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ पर उसकी लागत 0.67 आ रही है और कपड़े की लागत आ रही है उसकी 0.90। 0.67 जो है वो कम है 0.90 से। इस प्रकार जो है पुर्तगाल को शराब का उत्पादन करना चाहिए और इंग्लैंड को कपड़े का उत्पादन करके विशिष्टीकरण करके आयात और निर्यात किया जाना चाहिए। ये आपको मैं विशिष्टीकरण से पूर्व और विशिष्टीकरण से बाद की स्थिति को कंटिन्यू करते हुए अभी आपको बताऊंगी, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि वास्तव में पुर्तगाल को शराब का ही और इंग्लैंड को कपड़े का उत्पादन ही करना चाहिए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आगे चलते हैं विशिष्टीकरण से पहले की स्थिति और विशिष्टीकरण से बाद की स्थिति के बारे में। यहाँ पर सबसे पहले आप हेडिंग डालिए, इसमें सिद्धांत की व्याख्या को कंटिन्यू करते हुए विशिष्टीकरण से पूर्व। विशिष्टीकरण से पूर्व कि जब दोनों ही देश दोनों ही वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं, ना तो किसी देश के द्वारा आयात किया जा रहा है और ना ही किसी देश के द्वारा निर्यात किया जा रहा है, दोनों ही देश दोनों ही वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। यहाँ पर हम कपड़ा लिखेंगे और यहाँ पर शराब लिखी जाएगी। इसके अलावा पुर्तगाल 170 श्रम घंटे में 170 श्रम घंटों में 170 श्रम घंटों में जो है एक इकाई कपड़ा और एक इकाई शराब बनाता है। एक इकाई कपड़ा प्लस एक इकाई शराब बनाता है। यहाँ पर इंग्लैंड 220 श्रम घंटों में 220 श्रम घंटों में जो है एक इकाई कपड़ा और एक इकाई शराब बनाता है। कैसे? पहले की तालिका को याद करो। पहले की तालिका में देखो 90 घंटे तो पुर्तगाल के कपड़े के थे और 80 घंटे शराब के थे। तो 90 और 80 को जोड़ोगे तो 170 श्रम घंटे आ जाएंगे। इसी प्रकार इंग्लैंड के कपड़े के उत्पादन में 100 घंटे लग रहे थे और शराब की एक इकाई को बनाने में 120 घंटे लग रहे थे। तो दोनों का जोड़ा हमने तो 220
आ गया और 220 घंटों में जो है 1 इकाई शराब और 1 इकाई कपड़ा इंग्लैंड के द्वारा बनाया जाएगा। अब हम विशिष्टीकरण के पश्चात की बात करते हैं। ये तो आपके विशिष्टीकरण से पहले की स्थिति है। अब यहाँ पर टोटल करिए, टोटल हम करते हैं तो जो कुल उत्पादन होता है वो कुल उत्पादन होगा 2 इकाई कपड़ा प्लस 2 इकाई शराब और यहाँ कर देंगे हम क्या, कुल उत्पादन। ये विशिष्टीकरण से पहले की स्थिति है। ना तो पुर्तगाल को किसी वस्तु का निर्यात करना है और ना ही इंग्लैंड को किसी वस्तु का निर्यात करना है और ना ही पुर्तगाल और इंग्लैंड दोनों को ही किसी वस्तु का आयात करना है। दोनों ही देश दोनों ही वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं। इसलिए अब यहाँ पर हम इस तरफ बना रही हूँ मैं विशिष्टीकरण से बाद की स्थिति, यहाँ पर लाइन बना के विशिष्टीकरण के पश्चात जब दोनों ही देश के द्वारा एक एक वस्तु बनाई जाती है तो उसके बाद क्या होता है, यदि दोनों देश विशिष्टीकरण अपनाकर पुर्तगाल केवल शराब के उत्पादन में और इंग्लैंड केवल कपड़े के उत्पादन में समस्त इकाई लगाता है श्रम की, तो कुल उत्पादन में जो वृद्धि होगी वो इस प्रकार से होगी। यहाँ पर देखिए वापस वही, यहाँ आप कपड़ा लिखिए, यहाँ पर आप शराब लिखिए और वही पुर्तगाल 170 श्रम घंटों में, पुर्तगाल 170 श्रम घंटों में और इंग्लैंड 220 श्रम घंटों में। ठीक है, तो जो पुर्तगाल है वो कपड़े का उत्पादन नहीं कर रहा है, वो सिर्फ किसका उत्पादन कर रहा है, वो सिर्फ शराब का उत्पादन कर रहा है। और शराब का उत्पादन करेगा तो 170 श्रम घंटे लगा के वो 2.125 इकाई शराब का उत्पादन करेगा। और इंग्लैंड जो है वो शराब का उत्पादन नहीं करेगा, इंग्लैंड सिर्फ कपड़े का उत्पादन करेगा और 220 श्रम घंटे लगाकर वो 2.2 इकाई कपड़ा बनाता है। यहाँ पर कुल उत्पादन जो होगा उसकी बात करेंगे। अब यहाँ पर देखिए कुल उत्पादन 2.2 इकाई प्लस 2.125 इकाई होती है। अब आप ये देखोगे या ये पूछोगे कि मैडम ये जो 2.125 है ये कपड़े की इकाई कहाँ से आई है और इंग्लैंड की जो 2.2 इकाई है वो कहाँ से आई है। देखो पुर्तगाल को 170 श्रम घंटे लगाए हैं उसने और उसे शराब की इकाई को बनाने में, एक इकाई को बनाने में कितने घंटे लग रहे हैं, 80 घंटे लग रहे हैं। तो आप 170 में जब 80 का भाग दोगे तो आपके 2.125 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार इंग्लैंड को जो है टोटल उसका श्रम घंटे कितने हैं, 220। कपड़ा बनाने में उसे कितने घंटे लग रहे हैं, एक इकाई को बनाने में उसे 100 घंटे लग रहे हैं। इस प्रकार जब इसकी भाग दोगे तो आपके 2.2 इकाई आ जाएगा। भाई टोटल जब पुर्तगाल पहले भी 170 श्रम घंटे दे रहा था, अभी भी 170 श्रम घंटे दे रहा है, लेकिन पहले उत्पादन 2 इकाई हो रहा था, अब उत्पादन हो रहा है उसका 2.125। और इंग्लैंड जो है पहले भी 220 श्रम घंटे दे रहा था, अभी भी 220 श्रम घंटे दे रहा है, लेकिन देखो इसके उत्पादन में वृद्धि हुई है और उत्पादन 2 इकाई से बढ़कर कितना हो गया, 2.2 इकाई हो गया।
और आपको इसको निकालने का बता दिया मैंने। 170, क्योंकि श्रम पुर्तगाल सिर्फ शराब का उत्पादन कर रहा है, तो शराब के उत्पादन में उसे 80 घंटे श्रम के लग रहे हैं एक शराब की इकाई को बनाने में, और जो इंग्लैंड है उसको कपड़े की एक इकाई बनाने में 100 घंटे श्रम के लग रहे हैं। अतः आंशिक विशिष्टीकरण से दोनों देशों में दोनों वस्तुओं की 2-2 इकाइयाँ बनाई जा रही है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह जो है विशिष्टीकरण करते हैं, पूर्ण विशिष्टीकरण करते हैं, तो पूर्ण विशिष्टीकरण के बाद दोनों ही देशों का जो उत्पादन है वो दोनों ही देशों का उत्पादन 2.2 इकाई और 2.125 इकाई होता है, जो कि आंशिक विशिष्टीकरण के उत्पादन की तुलना में अधिक है। यह आपका आंशिक विशिष्टीकरण की स्थिति है, यह आपके पूर्ण विशिष्टीकरण की स्थिति है, और इस तालिका को देखकर हम ये कह सकते हैं कि आंशिक विशिष्टीकरण की अपेक्षा पूर्ण विशिष्टीकरण में दोनों ही देशों को जो है लाभ ज़्यादा होता है। इस प्रकार आप इस तालिका को बनाओ। इसके बाद इस सिद्धांत की आलोचना करेंगे कि इस सिद्धांत में कौन कौन सी कमियां पाई गई है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, तुलनात्मक लागत सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन। आलोचनात्मक मूल्यांकन। आलोचनात्मक मूल्यांकन का मतलब होता है कि इस सिद्धांत में कौन कौन सी कमियां रह गई है और इस सिद्धांत का महत्व क्या रहा है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो रिकॉर्डों द्वारा जो प्रतिपादित तुलनात्मक लागतों का सिद्धांत है, ये प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र का बहुत ही लोकप्रिय सिद्धांत रहा है, बहुत ही फेमस सिद्धांत इस सिद्धांत को माना जाता है। ये सिद्धांत प्रथम विश्व युद्ध तक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सर्वोत्तम व्याख्या के रूप में स्वीकार किया जाता था। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, और प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? 1914 को, 1914 को। तो वहाँ पर जो उस समय तक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में इस सिद्धांत को काफ़ी लोकप्रिय या काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता रहा है। यद्यपि इस सिद्धांत का तार्किक ढांचा मजबूत है, यानी ये सिद्धांत जो है तार्किक दृष्टि से अगर अपन इसको देखते हैं तो ये मजबूत माना जाता है, परंतु फिर भी इस सिद्धांत की कुछ कमजोरियां हैं या कुछ जो है सीमाएं हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इस सिद्धांत की आधुनिक अर्थशास्त्रियों जैसे ओहलीन है, ग्राह है, प्रथम विश्व युद्ध 1914 जो मैंने अभी बताया है उसमें थोड़ा सा डाउटेड हो सकती है डेट, उसको मैं आपको देख के वापस बता दूंगी। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के आसपास की बात करते हैं तो प्रथम विश्व युद्ध तक इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत का काफ़ी महत्व रहा है, और इस सिद्धांत के बारे में जो अनेक अर्थशास्त्री हैं, उन अनेक अर्थशास्त्रियों की जो आलोचनाएं की गई है उसमें प्रोफेसर ओहलीन और ग्राह, ये अर्थशास्त्री ने इन सिद्धांतों की आलोचना की है। सबसे पहले इस सिद्धांत की जो आलोचना है वो है मूल्य के
श्रम सिद्धांत की मान्यता दोषपूर्ण। मूल्य के श्रम सिद्धांत की मान्यता दोषपूर्ण। मूल्य के श्रम सिद्धांत की मान्यता दोषपूर्ण, इस सिद्धांत की कमी मानी गई है। तुलनात्मक लागत सिद्धांत जो है श्रम लागत की मान्यता पर आधारित है। ये अपन ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा कि तुलनात्मक लागत सिद्धांत जो है श्रम के साधन को ही साधन मानता है और भी जो साधन है वो श्रम में ही समाहित कर लिए गए हैं। अर्थात इस सिद्धांत के अनुसार वस्तु की कीमत उसके श्रम की मात्रा से निर्धारित होती है, परंतु श्रम ही उत्पादन का एकमात्र साधन नहीं होता है। कुल लागत में श्रम के अलावा और भी साधन होते हैं, उन साधनों का समावेश होता है। इसलिए आलोचक जो इस सिद्धांत की आलोचना करते हैं वो ये तर्क देते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की व्याख्या श्रम लागत के रूप में नहीं बल्कि मौद्रिक लागत के रूप में की जानी चाहिए, क्योंकि उस लागत में और भी साधन माने जाते हैं। मूल्य का जो श्रम सिद्धांत है, ये श्रम सिद्धांत स्वयं खुद ही अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है। यानी इसमें ऐसी बहुत सारी अवास्तविक मान्यताएं हैं जो इस श्रम के सिद्धांत के अंतर समाहित हैं। यही कारण है कि इस सिद्धांत में श्रम को साधन के रूप में मानकर इस सिद्धांत में इस जो है कमी मानी जाती है। इस प्रकार ये नहीं कह सकते कि मूल्य के श्रम सिद्धांत की जिस वस्तु की लागत में, जिस वस्तु को बनाने में जितनी श्रम लग रहा है उस वस्तु की कीमत उतनी ही ज़्यादा होती है। वस्तु की क्वालिटी भी एक कोई चीज़ होती है कि क्वालिटी भी डिपेंड करती है कि उस वस्तु की क्वालिटी उस वस्तु की कीमत के अकॉर्डिंग है या नहीं है। इस प्रकार जो है इस सिद्धांत की मान्यता दोषपूर्ण मानी जाती है श्रम सिद्धांत के कारण, क्योंकि इस श्रम सिद्धांत में भी बहुत सारी अवास्तविक मान्यता निहित होती है। दूसरी बात करते हैं, दूसरी आलोचना जो है वो है आपकी श्रम की समस्त इकाइयां समरूप नहीं। श्रम की सभी इकाइयां समरूप नहीं। इस सिद्धांत में श्रम की सभी इकाइयों को समरूप माना गया है, जबकि आलोचकों का ये कहना है कि श्रम की सभी इकाइयां समरूप नहीं होती है, एक जैसी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि कुछ श्रमिक बहुत ज़्यादा कुशल होते हैं, कुछ श्रमिक कम कुशल होते हैं, कुछ श्रमिक अकुशल होते हैं। तो जो श्रमिक कुशल होगा वो उत्पादन भी ज़्यादा मात्रा में करता है, कम कुशल होगा वो थोड़ा कम मात्रा में करेगा, और अकुशल श्रमिक जो होगा वो और भी कम मात्रा में उत्पादन करता है। इस प्रकार यहाँ पर श्रम की समस्त इकाइयों को समरूप मान लेना या एक जैसा मान लेना भी इस सिद्धांत की कमियों के अंतर्गत माना जाता है। नेक्स्ट आलोचना जो इस सिद्धांत की गई है वो है परिवहन व्यय की उपेक्षा। थर्ड डालिए, परिवहन व्यय की उपेक्षा। तुलनात्मक लागत सिद्धांतों के अंतर्गत डेविड रिकार्डो ने परिवहन व्यय की उपेक्षा की है। कहने का मतलब यह है कि इस सिद्धांत में या कोई से भी सिद्धांत में परिवहन व्यय की लागतों को अगर आप नज़रअंदाज करोगे, हटाओगे, तो वो ठीक नहीं होता है। यदि परिवहन लागत
अधिक हो तो तुलनात्मक लागतों में होने वाला अंतर समाप्त भी हो जाता है। ऐसी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होगा। ये बात कही है डेविड रिकार्डो ने अपने सिद्धांत में। क्योंकि अगर एक देश से जब दूसरे देश में वस्तु जा रही है और उसमें परिवहन लागत को जोड़ दिया जाएगा तो उस वस्तु की लागत बढ़ जाएगी, और जब लागत बढ़ जाएगी तो उस देश को लाभ प्राप्त नहीं होगा, ऐसा कहा जाता है इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग रिकार्डो का। परिवहन लागत की उपस्थिति के कारण एक देश किसी वस्तु का आयात करता है जबकि उसी देश का अन्य भाग उस वस्तु का निर्यात भी करता है। यानी जो आयात निर्यात किया जाता है उस आयात निर्यात में परिवहन लागत लगती है। लेकिन इस सिद्धांत को बनाए रखने के लिए या इस सिद्धांत को लागू होने के लिए परिवहन व्यय की उपेक्षा की है, जो कि सही नहीं होती है। क्योंकि परिवहन लागत तो एक देश से दूसरे देश में जब जाती है वस्तुएं और आती है तो परिवहन लागत लगकर और वो वस्तु की लागत में शामिल होती है, और वस्तु की लागत में शामिल होकर वस्तु की कीमत में भी शामिल होती है। इस प्रकार इस सिद्धांत में जो है परिवहन व्यय की उपेक्षा जो की गई है उसकी भी आलोचकों के द्वारा आलोचना की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं, उत्पत्ति समता नियम की कल्पना अवास्तविक है। उत्पत्ति समता नियम की कल्पना अवास्तविक है। रिकार्डो के सिद्धांत में उत्पत्ति समता नियम को माना गया। उत्पत्ति समता नियम की मान्यता के अंतर्गत इसमें स्वीकार किया गया कि प्रत्येक देश यदि उत्पादन के साधनों में वृद्धि करता है, दुगनी वृद्धि करता है तो उत्पादन भी दुगना होता है। अगर 3 गुना वृद्धि करता है तो उत्पादन 3 गुना होता है। लेकिन यहाँ पर आलोचक ये कहते हैं कि उत्पत्ति समता नियम ही उत्पादन में लागू नहीं होता है। इसके अलावा उत्पत्ति वर्धमान नियम और उत्पत्ति ह्रास नियम भी उत्पत्ति नियमों के अंतर्गत होते हैं। तो कई बार क्या होता है, साधनों का कॉम्बिनेशन या जो है उनका संयोग इस प्रकार से हो जाए कि दुगना करने पर, साधनों का दुगना करने पर उत्पादन दुगने से ज़्यादा भी हो सकता है, और संयोग अगर सही नहीं बैठता है तो साधन दुगना करने पर उत्पादन दुगने से कम भी हो सकता है। और जब उत्पादन दुगने से ज़्यादा होता है तो वर्धमान, और जब कम होता है तो ह्रासमान के अंतर्गत आता है। इस प्रकार यहाँ पर उत्पादन वृद्धि के साथ साथ उत्पत्ति समता नियम तो है ही, साथ में उत्पत्ति वर्धमान नियम और ह्रासमान नियम भी क्रियाशील होता है। इसलिए यहाँ पर उत्पत्ति समता नियम की भी आलोचकों ने जो है आलोचना की है। नेक्स्ट है, पूर्ण विशिष्टीकरण की मान्यता ठीक नहीं। पूर्ण विशिष्टीकरण की मान्यता ठीक नहीं। पूर्ण विशिष्टीकरण जो अपन ने अभी देखा था इंडेक्स के द्वारा, उसके बारे में बताया हुआ है। कुछ अर्थशास्त्रियों ने ये कहा है कि पूर्ण विशिष्टीकरण की मान्यता को भी ठीक नहीं माना है। इस सिद्धांत के अंतर्गत ग्राह्य के अनुसार व्यापार में संलग्न राष्ट्रों में उत्पादन के दृष्टिकोण से यदि एक राष्ट्र बड़ा है और दूसरा राष्ट्र छोटा है तो वहाँ पर पूर्ण विशिष्टीकरण नहीं, आंशिक विशिष्टीकरण ही होगा। इस प्रकार पूर्ण विशिष्टीकरण इस सिद्धांत में लागू नहीं हो पाता है, क्योंकि जो बड़ा राष्ट्र है वो बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करेगा, और जो छोटा राष्ट्र है ये आपका बड़ा राष्ट्र है। आप इसको ऐसे समझिए, 2 राष्ट्र बताए हैं और ये आपका छोटा राष्ट्र है, ठीक है। अब यहाँ पर छोटा देश जो है जिस भी वस्तु का उत्पादन कर रहा है
बड़े राष्ट्र में उसके बाजार ज़्यादा हैं, तो छोटे राष्ट्र के द्वारा जितनी भी वस्तुएं उत्पादित की जाएगी वो सारी की सारी यहाँ पर बिक सकती है बड़े राष्ट्र के अंदर। लेकिन बड़ा राष्ट्र जो है वहाँ पर जो वस्तुएं उत्पादित कर रहा है उसका सारा माल छोटे देश के अंदर खत्म नहीं हो सकता है, उसका बनाया हुआ उत्पादन बच सकता है। क्यों? क्योंकि वो राष्ट्र ही छोटा है। जब राष्ट्र छोटा होगा तो वहाँ पर देश भी कम, राज्य भी कम होंगे, और कम होंगे तो जनसंख्या कम होती है। इस प्रकार जो है यहाँ पर इस देश का तो पूर्ण विशिष्टीकरण हो जाएगा, लेकिन ये जो बड़ा राष्ट्र है इसका पूर्ण विशिष्टीकरण नहीं हो पाएगा, आंशिक विशिष्टीकरण ही होगा। हो सकता है यहाँ पर जितना उसने उत्पादन किया है उसका 30% ही यहाँ पर जो है उसका निर्यात हुआ हो, और बाकी जो बच गया है माल उसको उसे दूसरे देशों में निर्यात करना पड़ेगा। इस प्रकार यहाँ पर दो देश वाली कल्पना जो है सिद्ध नहीं होती है। इस प्रकार जो है पूर्ण विशिष्टीकरण की मान्यता भी यहाँ पर ठीक नहीं मानी जाती। ये आपकी आलोचनाएं हैं, इसके आगे और भी आलोचनाएं हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आप जब तक इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, इसके बाद नेक्स्ट आलोचनाओं की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट है आपकी जो रिकॉर्डों ने 2x2 की मान्यता दी है वो भी इस सिद्धांत की आलोचना के अंतर्गत आती है कि दो वस्तुओं और दो देशों की मान्यता पर आधारित है ये सिद्धांत। तो आप नेक्स्ट लिखिए 2x2 मॉडल पर आधारित। अब आप यहाँ पर समझ जाना कि 2-1 क्या है और दूसरा 2 क्या है। तो ये सिद्धांत जो रिकॉर्डों का तुलनात्मक लागत सिद्धांत है ये 2x2 के मॉडल पर आधारित है, यानी दो देश और दो वस्तुएं। जबकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दो देश से ज़्यादा देशों में भी हो सकता है और दो वस्तुओं से ज़्यादा वस्तुओं का भी आयात और निर्यात किया जा सकता है। अतः यहाँ पर जो है साथ में एक साधन लिया है तो 2x1, और वो साधन क्या है? यहाँ पर श्रम है, श्रम साधन है। इस प्रकार ये मॉडल 2x1 के मॉडल पर आधारित है। यदि हम देखें तो बहुत सारे देश, बहुत सारी वस्तुएं और बहुत सारे साधन भी होते हैं। इस प्रकार ये सिद्धांत थोड़ा सा सीमित होकर रह जाता है 2x1 के मॉडल पर। नेक्स्ट है उत्पादन के साधनों की गतिशीलता की मान्यता अव्यावहारिक। उत्पादन के साधनों की गतिशीलता, उत्पादन के साधनों की गतिशीलता की मान्यता अव्यावहारिक की मान्यता अव्यावहारिक। इस सिद्धांत की नेक्स्ट आलोचना ये की गई है कि तुलनात्मक लागत सिद्धांत में ये देश के भीतर उत्पादन के साधन पूर्णतया गतिशील तथा दो देशों के मध्य उत्पादन के साधन पूर्णतया अगतिशील मानकर चलता है। लेकिन प्रोफेसर ओहलिन जो कि प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों में नाम आता है और इन्होंने इस सिद्धांत की कमियां भी या आलोचनाएं भी बताई है, वो ये कहते हैं कि उत्पादन के साधनों में गतिशीलता का अभाव अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का ही लक्षण नहीं बल्कि एक देश के विभिन्न क्षेत्रों में भी साधनों के या उत्पादन के साधनों की गतिशीलता का अभाव पाया जाता है। तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि देश के भीतर पूर्ण गतिशीलता और
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूर्ण गतिशीलता पाई जाती है। उत्पादन के साधन यानी श्रमिक यहाँ पर या श्रम जो लिया गया है यहाँ पर देश के भीतर भी जरूरी नहीं है कि वो गतिशील हो, वो अगतिशील भी हो सकता है। तो यह भी इसकी कमी या आलोचनाओं के अंतर्गत इसको माना जाता है। और भी इसकी बहुत सारी आलोचनाएं हैं, उन्हीं आलोचनाओं को आगे करते हुए नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ तक आज आपकी इस सिद्धांत की ये आलोचनाएं होती है, और भी 4-5 आलोचनाएं बची हैं, उनके बारे में विस्तृत रूप से नेक्स्ट क्लास में चर्चा की जाएगी। आज इतना ही। थैंक यू।